बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टॉप स्टोरी में मोहम्मद उसामा गाजी का सलाम अर्ज है। आज की टॉप स्टोरी ये रही। कराची के हालात पर दो चीफ्स के खदशात पर इंतजामिया में हलचल। सदर ममलकत के सामने सब लाइन हाजिर। वजीर आला को भी आयादत याद आ गई। इंतखाबात करीब, हुकूमतों के 7 दिन बाकी। मखदूश अमन व अमान बदअमनी निगरान हुकूमत की तवालत का बाइस बन सकती है। साउथ अफ्रीका में कौमी क्रिकेट टीम इंतशार का शिकार। अंदरूनी सियासत और बामी खलफिशार में खेल खाक होगा। पाकिस्तानी बहरिया खुले समंदरों में बैनुल-अक़वामी मशक़ें कर रही है। सलामती को दरपेश चैलेंजेस का तदारुक हो सकेगा। कोयटा के किरानी रोड, अलमदार रोड और कराची का अब्बास टाउन सानहा बिलाशुबा बला की क़यामतें हैं, लेकिन अदालतें जज्बात में बहा करती हैं और ना ही इत्तलात की बुनियाद पर फैसले सादिर किया करती हैं। कल की अदालती कार्रवाई की खबर आज के अखबारों में पढ़ें तो यूं लगता है कि दुख दर्द के बहाव में कानून भी कहीं गुम हो गया है और ना ही आईने पाकिस्तान किसी इदारे को यह इजाजत देता है कि वो अपना असल काम छोड़कर मुल्क की मोहब्बत में दूसरों के काम में मुदाखलत शुरू कर दे। मगर क्या किया जाए, यहाँ की रीत यही है और इस रीत ने जड़ सियासतदानों की कोता अंदेशी और फराइज से गफलत के बर्ताव से पकड़ी। आज अदालत ने कानून की जुबान में बात की। हुक्म है कि ISI और MI 3 दिन के अंदर अंदर सानिया अब्बास टाउन की रिपोर्ट पेश करे। DIG सतह के किसी ईमानदार अफसर को तफ्तीशी अफसर मुकर्रर किया जाए। अदालत ने इस अमर पर भी अफसोस का इजहार किया कि अभी तक किसी अफसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। एक खबर यह भी है कि सानिया अब्बास टाउन के बाद कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में उठने वाले खदशात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने सदर ममलकत से मुलाकात करके उन तक पहुंचा दिए हैं। इससे एक रोज कबल अदालत का शदीद रद्द अमल भी सामने आ चुका है। यक नशुद दो शुद के मिस्दाक दोहरे रद्दमल के बाद सदर ममलकत ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की और आज अपना रद्दमल यूं जाहिर किया कि सिंध हुकूमत अलिफ से लेकर ये तक उनके सामने लाइन हाजिर थी। सदर ममलकत ने एक आला सतही इजलास के बाद अब्बास टाउन के मुतासरीन को अपार्टमेंट्स देने की हिदायत कर दी। सदर ममलकत ने अफसरों की भी खबर ली और हुक्म दिया कि अब काम न करने वाले अफसर घरों को जाएंगे। यही बातें कल सुप्रीम कोर्ट भी कर रही थी कि काम न करने वाले अफसरों को हुकूमत गले से क्यों लगाए फिरती है। हर रोज हुकूमत का एक दिन कम हो रहा है। कल 8 दिन बाकी थे, अब हुकूमत जाने में 7 दिन रह गए हैं और हुकूमत को गुड गवर्नेंस अब इस वक्त याद आ रही है जब पानी सरों से गुजर चुका है। खबर सुनिए कि वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ को अब याद आया है कि किराए के रेंटल पावर स्कैंडल की इंक्वायरी होनी चाहिए। जनाब वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस को इस सिलसिले में खत लिखा है कि अब शक शुएब सडल से, अब बेशक वो शुएब सडल से इंक्वायरी ही करवा ली जाए। रेंटल पावर स्कैंडल की वजह से उनकी साख बुरी तरह मुतासिर हुई है, लेकिन शायद वज़ीर आज़म नहीं जानते कि साख ही तो रही नहीं और ये लुटिया फकत एक हुकूमत की नहीं डूबी बल्कि नाकामी हमागीर है। ये हमारी हुकूमतों की ही शामत आमाल है कि बदअमनी का जिन एक चैलेंज बनकर सामने आ गया है। इससे निपटा कैसे जाएगा? क्या हुकूमत अपनी नाकामी मानने को तैयार है? इस बारे में बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर सईद गनी से। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइए, चीफ जस्टिस जब भी सो मोटो लेते हैं, नोटिस लेते हैं, उसके बाद ही हुकूमत को याद क्यों आता है काम करना? उसामा देखें, हुकूमत तो मुस्तकिल कोई ना कोई कार्रवाई और एक्शन करती रहती है, लेकिन दहशतगर्द जिस किस्म के वाक़यात करते हैं, अब जैसे अब्बास टाउन का हुआ है, वहाँ अगर एक गाड़ी में बारूद भर के ब्लास्ट कर दिया जाएगा तो बड़ा मुश्किल होता है ऐसी चीज़ों को प्रीएम्प्ट करना और एग्जैक्टली उन लोकेशंस पर उन दहशतगर्दों को टाइमली रोक लेना जी। लेकिन उसके बावजूद भी कई मकामात पर इस तरह की चीज़ों को रोका भी गया है, लेकिन चूँकि अल्लाह के करम से वो वाक़यात होते नहीं हैं तो वो लोगों को इतने नज़र नहीं आते और जो हो जाते हैं तो उस पर डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें उठती हैं। और मैं नहीं समझता कि कोई भी हुकूमत आ जाए या अदालत जितनी चाहे तेज़ी दिखा ले कि ये वाक़यात कोई 100% कंट्रोल में आ सकेंगे या इनसे कोई छुटकारा पाया जा सकेगा। हाँ, एक सूरत ये हो सकती है कि तमाम इस मुल्क की सियासी जमातें, मजहबी जमातें, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, मीडिया, जुडिशरी और दीगर इदारे एक पेज पर हों और वो फिर एक ही डायरेक्शन में मिलकर उन जो दहशतगर्द हैं उनके। लेकिन सईद गनी साहब, सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं, अब तो आर्मी चीफ ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है कि हालात हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हो गए हैं।
देखें, एक तो एग्जैक्टली अभी कोई ऑफिशियल इस किस्म का स्टेटमेंट आया नहीं कि जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई उसमें क्या कहा गया और जो प्रेसिडेंट साहब से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुलाकात हुई उसमें क्या कुछ चीज़ें डिस्कस हुई। लेकिन यकीनी तौर पर अगर मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब है, आपको तशवीश हो सकती है, मुझे तशवीश हो सकती है, तो यकीनी तौर पर फ़ौज हमारे मुल्क का एक अहम इदारा है, तो उनको भी तशवीश इस पर होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ जहन में रखें कि 1993 से लेकर 1996 तक जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो कराची के हालात उस वक्त भी और उससे पहले भी ख़राब थे। 92 में नवाज शरीफ साहब ने फौजी ऑपरेशन कराची में शुरू किया, लेकिन पीपल्स पार्टी ने फ़ौज को वापस भेजा और पुलिस के ज़रिए वहाँ ऑपरेशन करके अमन व अमान को काफ़ी हद तक, बहुत हद तक बेहतर कर लिया, जिसको आज भी लोग मानते हैं। लेकिन जब 96 में हमारी हुकूमत ख़त्म होती है तो उसके बाद वो काम जो कराची में हमने किया और अमन कायम किया, वो बजाय इसके कि हमारे लिए कोई उसका हमें अच्छा सलाह मिलता, हमारी उसकी क्रेडिबिलिटी हमारी बढ़ती, उस हमारे काम को हमारे लिए जुर्म बनाया गया। और हमारी जो हुकूमत ख़त्म हुई उसमें जो चार्जशीट फ्रेम हुई थी उसमें सबसे बड़ा इल्ज़ाम हम पर यह था कि कराची में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स की हैं। और उसके बाद जब हमारी हुकूमत ख़त्म हुई है तो वो पुलिस ऑफिसर्स, वो बहादुर पुलिस ऑफिसर्स जिन्होंने उस ऑपरेशन में काम किया था, उनको एक एक करके कत्ल करना शुरू किया गया। अब अगर माजी में ये मिसालें आपके सामने मौजूद हों, और दूसरी चीज़ ध्यान में रखिए उसामा, अगर लॉ एंड ऑर्डर इस मुल्क में ख़राब है तो उसको मैं नहीं ठीक कर सकता, आप नहीं ठीक कर सकते। मैंने और आपने क्लेशनकोफ लेके टैंक और तोपें लेकर जाकर दहशतगर्दों से नहीं लड़ना है। हमने उन इदारों को लड़ाना है जो इस मुल्क में हैं, चाहे वो अच्छे हैं, चाहे वो बुरे हैं, चाहे वो राशि हैं, चाहे वो चोर हैं, जो भी हैं, हमने लड़ाना उनको है और उसके अंदर जो बेहतर लोग हैं उनको आगे ले जाकर इस दहशतगर्दी को खत्म करना है, यानी पुलिस। अब अगर अदालतें ये कहेंगी कि कराची में या सिंध में जिन पुलिस अफसरान को उनकी बहादुरी की वजह से, उनके अच्छे कामों की वजह से आउट ऑफ 10 प्रमोशंस दिए गए हैं, उनके आप प्रमोशंस वापस ले लीजिए। अगर वो ये कहेंगे कि जिन पुलिस अफसर्स के खिलाफ कोई FIR है, उनके नाम FIRs में है, उनको आप पोस्टिंग से हटा दीजिए और उनको सस्पेंड कर दीजिए। और अभी परसों जो है उन्होंने ये किया, गालिबन कल या परसों, के जो SSP थे राव अनवार, SP मलिर थे, उनको उन्होंने इस बुनियाद पर सस्पेंड करने का कहा कि जनाब आप बख्तरबंद में फिरते हैं, वो दहशतगर्दों की हिट लिस्ट पर है, उसके ऊपर खुद कुछ हमला हो चुका है। ऐसे बहादुर पुलिस अफसरों को बजाय इसके कि हम इनकरेज करें, उनका हौसला बढ़ाएं, हम उनको डिमोरलाइज करेंगे, उनको सस्पेंड करवाएंगे, उनको घर भेज देंगे। अब्बास साहब की नाकामी की वजह से किया ना वहां पर दहशतगर्दी। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब भी सिविल हुकूमत आती है हालात खराब हो जाते हैं, क्या ये सिविल हुकूमत की नाकामी नहीं है? नहीं, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता, इसलिए कि ये सारी बुराइयां जो सिविलियन हुकूमत को मिलती हैं वो उनका आगाज और उनकी पैदाइश जो है फौजी आमिरों के दौर में होती है। आज इस मुल्क में जितनी बुराइयां, जितने अजाब, जितने मसाइल हैं, अगर आप उनको फॉलो करें और देखें कि ये इनिशिएट कहां से हुई थी, तो कोई आपको जनरल ज़ियाउल के दौर में मिलेगा, कोई जनरल मुशर्रफ के दौर में मिलेगा। और अगर उन चीज़ों में मजीद खराबियां हुई होंगी तो फिर उन्हीं के जो फॉलोवर्स हैं, जो उन्हीं के नजरियात को आगे बढ़ाते हैं, तो कुछ कुछ उनके दौर में हुआ होगा। जो जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो जेन्युइन पॉलिटिकल हुकूमतें आती हैं, उनको तो मसाइल इतने मिलते हैं और फिर उनके खिलाफ साजिशें इतनी होती हैं कि उनको जो उनका टेन्योर होता है उसको पूरा अवल तो पूरा नहीं करने दिया जाता, और अगर वो किसी तरह पूरा कर भी ले तो साजिशें इतनी ज्यादा होती हैं कि वो अपने जो आज के इजलास के बाद बताएं क्या होगा, क्या रेंजर्स को फ्री हैंड देने का फैसला किया गया है? देखिए, ये इख्तियार तो पहले भी होते हैं, पुलिस के पास भी हैं, और पिछले कई माह से रेंजर्स को भी इख्तियार दिए गए हैं कि जो पुलिस के पावर्स थे कि वो रेड कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन भी इनिशियली वो कर सकते हैं, उसके बाद उनको पुलिस को हैंडओवर करना पड़ता है या अदालतों में देना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ पता नहीं, हमारे यहाँ अक्सर वो कहते हैं कि आपने अहकामात नहीं दिए। कुछ बुनियादी काम होते हैं, पुलिस का काम होता है, रेंजर्स का काम होता है, फौज का काम होता है, वो ऐसे काम हैं कि उनको करने हैं, उसके लिए उनको इंतजार नहीं करना पड़ता कि कोई ऊपर से हुक्म आएगा कि जाके कातिलों को पकड़ो तो वो पकड़ेंगे, या चोरों को पकड़ो तो वो पकड़ेंगे, या लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करो तो वो करेंगे। तो ये इनकी ड्यूटीज में शामिल होता है, और ड्यूटीज बगैर अहकामात के भी की जाती हैं। और अगर किसी हुक्म की कहीं जरूरत होती भी है तो उनके इंटरनल डिपार्टमेंटल जो हेड्स होते हैं या जो उनके अल्टीमेट बॉसेस होते हैं, मगर वही रेंजर्स अगर अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए लारी में ऑपरेशन करती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर एतराज उठाती है। इस सवाल का जवाब भी सेनेटर गनी साहब से लेंगे, हमारे साथ हैं, कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद मिलते हैं।
अब की बार पीपल्स पार्टी चौथी बार हुकूमत में है। बेनजीर भुट्टो शहीद की दोनों हुकूमतें बदअमनी और कराची की बदअमनी के इल्जामात की वजह से खत्म हुई। गोया कराची की बदअमनी इस बात का इशारा है कि यह हुकूमतों की कारकर्दगी पर गहरे निशान छोड़कर जाती है। मौजूदा हुकूमत के पूरे दौर में कराची में अमन एक ऐसी मताए गुमगश्ता रही जिसकी तलाश अदालत ने भी की और जिसकी जुस्तजू फौज को भी है। खबरें हैं कि पाक फौज के कोर कमांडर्स ने कराची के हालात पर तशवीश का इजहार किया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने सदर मुमलिकत से मुलाकात करके उन्हें मामलात पर काबू पाने और इसके लिए अपनी खिदमात की पेशकश भी की है। खबर है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने सदर मुमलिकत को आगाह किया कि कराची की सियासी जमातें दहशतगर्दों के साथ राब्ते रखती हैं। बहुत सी जमातों के मुसल्लह विंग्स भी हैं। इंतखाबात में 2 माह बाकी हैं, 7 दिन बाद निगरान हुकूमत होगी। ऐसे वाकयात में कराची में अब्बास टाउन का सानिया हो जाना और इस पर रियासती इदारों के शदीद रद्दअमल की इत्तलात डरे और सहमे हुए लोगों को ज्यादा खौफ में मुब्तला कर रही हैं। और डर बस इतना सा है कि क्या इंतखाबात वक्त पर हो पाएंगे, कहीं निगरान हुकूमत बदअमनी को जवाज बनाकर तवालत तो इख्तियार नहीं कर जाएगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार मोहम्मद मालिक। मालिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये बताएं, अब तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है फौज की जानिब से। आर्मी चीफ के बारे में कहा जा रहा है, इत्तलात हैं कि उन्होंने बाकायदा तौर पर सदर को इनसे आगाह किया है। हालात तो बहुत अरसे से खराब हैं, अब तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार क्यों किया जा रहा है? देखिए, तहफ़्फ़ुज़ात का इसलिए भी हुआ है कि एक चीज़ बड़ी क्लियर फौज ने की है और जो हमारे ज़राए बताते हैं कि उन्होंने कहा कि अगर फौज कराची में आएगी ऑपरेशंस के लिए तो फिर उसको कंप्लीट कंट्रोल चाहिए। और एक हालिया एक जगह बात करते हुए आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि मुझे इलेक्शन वाले दिन की फिक्र नहीं है, लेकिन मुझे रन अप टू इलेक्शंस की बड़ी फिक्र है। और वो उस वक्त तो रिगिंग के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन वो उसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी हो रही थी। बात ही हो रही है कि जो अस्करी ज़राए हैं, जब आप उनसे बात करें तो वो ये कहते हैं कि जी हम वैसे जाके बॉक डाउन नहीं होना चाहते, फंसना नहीं चाहते कराची में जी, क्योंकि अगर हमने वहाँ जाके ऑपरेशन करना है तो फिर हमें टोटल कंट्रोल चाहिए ताकि जो बाकी इदारे हैं वो भी हमारे उन अफसरान के ताबे हों जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जिम्मेदार होंगे। तो वो उसामा इन वन वे एक लिहाज से एक सॉर्ट ऑफ मिनी मार्शल लॉ लग जाता है, जो शायद इलेक्शन के करीब सिविलियन गवर्नमेंट के लिए इतना आसान नहीं है। कोई इतना बड़ा शहर कराची जैसा सेंट्रल शहर लगे कि पूरे फौज ने संभाला है और इलेक्शन से पहले अगर फौज को देते हैं तो फिर ये भी एक मैसेज जाता है कि जैसे ये बिल्कुल फेल हो गए हैं, नाकाम हो गए हैं और फौज बुलानी पड़ी। तो ये इलेक्शन में इसका इफेक्ट एक लिहाज से नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये जो डिफरेंसेस है, लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है, हाफ जॉब या हाफ हार्टेड पावर्स के साथ फौज का अंदर जाने का कोई इरादा नहीं है। अच्छा, मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन की जानिब से भी ये डिमांड की जा रही है, मुतालबा किया जा रहा है कि फौज ऑपरेशन करे, तो इन हालात में क्या कराची में फौज बेड़ा उठा सकती है अमन अमान का? नहीं, मैंने आपको बताया जब हमने बात की पिछले दिनों एक ब्रीफिंग भी थी, उसमें भी क्योंकि मैं इसलिए शेयर कर सकता हूँ प्रोफेशनली कि बहुत सी बातें बाहर आई हैं, जो एक बैकग्राउंड ब्रीफिंग चल रही थी, उसमें बार बार आर्मी चीफ से यह सवाल किया गया कि क्या आपकी कहाँ कैपेसिटी है, कहाँ नहीं है। चाहे वजीरिस्तान की बात हुई तो वो जो मैसेज देना वो ये चाह रहे थे और उनकी बातों से लगता था कि वो कह रहे थे कि हमारे पास कैपेसिटी है, चाहे वजीरिस्तान के ऑपरेशन आप में करवाने हैं तो हमारे पास 40,000 आदमी है, बाकी उसके बाद लंबी बात दूसरी चलेगी। सिमिलरली कराची और दूसरी, लेकिन वही जो मैंने आपको पहले बात पॉइंट आउट की है, ये एक जमात के कहने की या दो की कहने की नहीं है। असल जो बोन ऑफ कंटेंशन वो ये है कि फौज ने बड़ा वाजे किया हुआ है कि अगर वो आएगी तो वो रेंजर्स की तरह नहीं आएंगे, वो बाकायदा फौज की तरह आएंगे जहां एब्सोल्यूट कंट्रोल होगा। और अगर वो आएंगे तो फिर वो किसी की बात सुनेंगे नहीं कि कौन अच्छा है कौन बुरा, फिर वही डिसाइड करेंगे। तो ये फैसला, इतनी बड़ा पावर देनी, शायद ये अभी तक सिविलियन गवर्नमेंट को इस पर काफी मसाइल हैं। तो इस डिमांड की वजह क्या ये है कि जब रेंजर्स ऑपरेशन करती है तो एहतजाज भी हमें नजर आने लगता है, कोई ना कोई एहतजाज करता है, किसी न किसी सियासी जमात की तरफ से ऐसा होता है? देखिए, फौज को एक चीज बड़ी क्लियर है, फौज को यह पता है कि वो अगर आएंगे तो जिसको कहते हैं ना पंजाबी में झाका उतर गया हुआ है फौज का। ये नहीं कि फौज आएगी तो पुराने जमाने की तरह दहशत बढ़ जाएगी। 90s में फौज मजा चख चुकी हुई है अर्बन रेजिस्टेंस का। उनको ये पता है कि अगर फौज आएगी तो ये लास्ट इंस्टीट्यूशन है, पूरा इनका अपना इमेज, आर्मी चीफ का अपना इमेज सब दांव पे लगा होगा। फौज के लिए कराची में फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन, नाकामी ऑप्शन है ही नहीं। सिविलियंस या रेंजर्स या बाकियों के लिए तो शायद हो, फौज अगर आती है तो फौज के लिए फेलियर ऑप्शन नहीं है।
इसलिए वो अगर आएंगे, और वो यही बात उन्होंने एम्फसाइज किया यहाँ पे कि हमारे पास फेलियर ऑप्शन नहीं है, हम अगर आएंगे तो एब्सोल्यूट पावर्स के साथ आएंगे, वरना हम नहीं आएंगे। निगरान हुकूमत की तरफ बात जा रही है, 7 दिन बाकी रह गए हैं इस हुकूमत के, क्या ये अरसा लंबा हो सकता है? निगरान हुकूमत काफी अरसे तक रहे, अमन अमान का बहाना बन सकता है? देखें, अगर मेरा जाती ख्याल ये है कि अगर जिस तरह हम बहुत एक अफवाहें चलती हैं कि जी एस्टैब्लिशमेंट ये करवा रही है, एस्टैब्लिशमेंट वो करवा रही है, तो मेरा ख्याल है अगर एस्टैब्लिशमेंट पीछे होती उसामा, तो निगरान हुकूमत बनने के बाद वाकयात होते, जो बलोचिस्तान के वाकयात हुए, ट्रैजिक वाकयात, जो ये बास्टाउन का वाकया हुआ है, बिकॉज ये गवर्नमेंट जो अभी बैठी हुई है, अगर इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट करवा रही हो तो फिर तो पोल्स डिले हो जाएंगे, फिर तो जो एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई है वही बैठी रहेगी, जो गवर्नमेंट है वही बैठी रहेगी, सेंटर जो सा है 1 साल आगे जा सकता है। लेकिन ना तो गवर्नमेंट चाहती है पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट की, रूलिंग पार्टी के इलेक्शंस आगे जाएं, बिकॉज आगे एनर्जी क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस सारे आने। तो इसलिए अगर ये ऐसा ड्रामा हो रहा होता तो इंटरिम गवर्नमेंट के बाद आना चाहिए था, लॉजिक ये कहती है, ताकि इंटरिम गवर्नमेंट फिर कहती जाती सुप्रीम कोर्ट के पास, देखें ये हालात खराब हो गए, हम क्या करें अभी। इसलिए ये मुझे वो वाला एस्टैब्लिशमेंट का कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा सा कॉन्स्पिरेसी थियोरी लगती है, क्योंकि इस टाइम पे लॉजिक नहीं बनती। सही। अच्छा, ये बताएं कि अब जब मुलाकात हुई आर्मी चीफ की, उसके बाद सदर ने जो अहकामात दिए हैं आज के इजलास में, तकरीबन तमाम सिंध गवर्नमेंट वहां पर थी कि जो करप्ट अफसर है उसको निकाल दिया जाए, नाअहल है, काम नहीं कर उसको निकाल दिया जाए। अब ये अहकामात क्यों कहे जा रहे हैं जब 7 दिन बाकी रह गए और उनसे कोई फर्क पड़ सकता है? वो पंजाबी में कहते हैं गोंगलुआ तो मिट्टी चाड़ना, कि ये बिल्कुल ये मीनिंगलेस बातें हैं। कौन से अफसरान की बात कर रहे हैं? 400 अफसरान तो वो हैं जिनके ऊपर संगीन जराइम के इल्जाम लगे हुए हैं, उनको किसी ने नहीं छेड़ा। आपके 2 आईजीज वहां के, 2-3 सीसीपीओज ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स दे चुके हैं कि हमारी पॉलिटिकल भर्ती है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। सबको पता है कि कौन से अफसरान करप्ट हैं, सबको पता है कौन चेंज होगा, लेकिन कोई चेंज नहीं हो रहा। ये सिर्फ एक बातें हैं, ये सिर्फ एक मीडिया को फीड कर लें या लोगों को दिखाने के लिए। कोयटा की एग्जांपल देख लीजिए, जब कोयटा में ये सान्या हुआ, प्रेसिडेंशियल लेवल इंटरवेंशन हुई, गवर्नर थे, सारे थे, इन्होंने कहा कि जी हमने टारगेट, प्राइम मिनिस्टर का टारगेट ऑपरेशन हमने ऑर्डर कर दिया फौज को। फौज ने कहा हमें किसी ने बात ही नहीं की, और ये बात आर्मी चीफ से भी पूछी गई और उन्होंने भी इसको इनकार कर दिया, उनका वाकई हमारे से किसी ने नहीं कहा। तो यहां तो टारगेट ऑपरेशन के ऊपर झूठ बोला जा रहा है। आप बात कर रहे हैं कि जी सिविलियन, ये 4 इंस्पेक्टर और 12 डीएसपी, ये सिर्फ बातें हैं, कुछ ऑन ग्राउंड नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि चाहे चीफ जस्टिस हो, चाहे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, अगर वो अपने तहफुजात का इजहार करते हैं, दबाव डालते हैं सिविल हुकूमत पर कि वो नाकाम नजर आ रही है, कुछ करे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कारकर्दगी में? नहीं, मेरा ख्याल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक अगर कोई उम्मीद अब मुझे है थोड़ी बहुत, तो शायद जब इंटरिम गवर्नमेंट आए तो शायद उस पीरियड के अंदर हम फिर भी की कोशिश देखें, और वो भी हमें डिपेंड करेगा जब इंटरिम गवर्नमेंट की हम कॉम्पोजिशन देखेंगे, कौन उसको हेड कर रहा है, कौन उसके मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट हैं, क्या ये बिल्कुल 60 दिन वाली हुकूमत है जो सिर्फ इलेक्शन कराएगी और कुछ नहीं कराएगी, कि क्या ये लॉ एंड ऑर्डर को भी देखेगी। लेकिन एग्जिस्टिंग जो इस वक्त पोलिटिकल डिस्पेंसेशंस बैठी हुई हैं, इनसे ना कोई उम्मीद है और ना ही आपको होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद मालिक, सीनियर सहाफी। उनका ख्याल है कि चाहे चीफ जस्टिस हो या आर्मी चीफ हो, वो तहफुजात का अगर इजहार करते भी हैं तो हुकूमत पर, उसकी कारकर्दगी पर ज्यादा फर्क पड़ता नजर नहीं आता। अगली स्टोरी शामिल करने से पहले एक अहम बात, आज खवातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है, लेकिन कराची में पिछले 8 साल के दौरान 23 औरतें टारगेट किलिंग का शिकार हुई, 27 औरतें बम धमाकों में मारी गईं, 22 सानिया बल्दिया टाउन में जलकर मर गईं, 48 खवातीन डकैती की वारदातों के दौरान मारी गईं, 16 लियारी गैंग वॉर की नजर हो गईं, 7 नस्ली फसादात का शिकार हुई। 2008 यानी जब यह हुकूमत कायम हुई उस साल 144, 2009 में 212, 2010 में 177, 2011 में 140 और 2012 में 146 खवातीन गैर तबई मौत का शिकार हुई। यह हुकूमत इंतखाबात में जा रही है और इसको अपनी कारकर्दगी का जवाब और नाकामियों का जवाब अवाम को देना है। देखते हैं लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। ब्रेक के बाद हम शामिल करेंगे अगली स्टोरी, जो कि ये रही। साउथ अफ्रीका में कौमी क्रिकेट टीम इंतशार का शिकार, अंदरूनी सियासत और बामी खलफिशार में खेल खाक होगा।
जनूबी अफ्रीका में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के शाहीनों की एक दूसरे पर ही झपट पड़ने की खबरें आ रही हैं। ओपनिंग के मामले पर मिसबाह-उल हक और मोहम्मद हफीज में तू मैं हो गई। किस्सा यह बताया जा रहा है कि 2020 स्क्वाड के कप्तान मोहम्मद हफीज को वनडे के कप्तान मिसबाह-उल हक आइंदा मैचों में वन डाउन भेजना चाहते हैं, लेकिन मोहम्मद हफीज ने भी जिद लगा ली कि वो ओपनर ही आएंगे, जिसे मिसबाह-उल हक मानने को तैयार नहीं। मिसबाह का ख्याल था कि कामरान अकमल को ओपनर भेजा जाए, क्योंकि जब कामरान अकमल का बल्ला चलता है तो उमर अकमल भी बैटिंग में चल जाते हैं। बस इसी पर बात बढ़ गई। पीसीबी ने रिवायती बयान दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, जबकि इस खबर के फौरन बाद टीम मैनेजर का यह कहना था कि इन इख्तिलाफात को शदीद करार देना दुरुस्त नहीं। इस बात की तरफ इशारा है कि दाल में कुछ काला जरूर है। कौमी क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज की तैयारियों में है। ऐसे में दोनों कप्तानों के दरमियान इस झगड़े को नेक शुगून हरगिज नहीं कहा जा सकता, क्योंकि क्रिकेट की तारीख पर नजर डालें तो खिलाड़ियों के इन इख्तिलाफात का खमियाजा टीम को खेल के मैदान में भुगतना पड़ता है। जावेद मियांदाद और इमरान खान के दरमियान इख्तिलाफात हों, वकाल और वसीम अकरम के तनाज़ात, या फिर शाहिद अफरीदी और शेब अख्तर के दरमियान होने वाला झगड़ा, एक बात तय है कि खिलाड़ियों के इस तर्ज अमल से मुल्क की बदनामी ही नहीं होती, बल्कि टीम का मोराल भी डाउन होता है और टीम बनकर नहीं खेलती, जिसका नतीजा हार की शक्ल में निकलता है। अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो खेल के मैदान में ही नहीं, बाहर भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दोनों कप्तानों का यह तर्ज अमल खिलाड़ियों के लिए क्या मिसाल कायम करेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर सरफराज नवाज साहब, और उनसे इस बारे में हम बात करेंगे। मगर उससे पहले हम बात करते हैं अपने नुमाइंदे से। सनाउल्लाह हमारे नुमाइंदे साउथ अफ्रीका में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या मामला हुआ। सनाउल्लाह, वहां क्या खबरें हैं? जी समा, बिल्कुल। जब भी मैच होता है तो उससे पहले ही जो प्रैक्टिस सेशन होते हैं और जैसे होटल के अंदर टीम मीटिंग्स होती हैं, मैनेजमेंट होते हैं, कप्तान है और सीनियर खिलाड़ी पर मुश्तमिल जो मीटिंग होती है, उसमें तय पाता है कि फाइनल 11 को शेप देनी है, कौन सा खिलाड़ी किस पोजीशन पे खेलेगा और किसको ऐड भी किया जा सकता है। तो ओपनिंग के मामले में भी बात हुई है और उस पर ये बात बिल्कुल ठीक है कि हफीज से बात हुई थी कि वो वनडाउन पोजीशन पे खेले, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो ओपन ही कर सकते हैं और वो कंफर्टेबल है ओपन करने में, क्योंकि स्ट्रेन भी करेंगे वनडे साइड में। तो ऐसा वो कह रहे थे कि वो वनडन ही ओपनिंग ही करना चाह रहे हैं। तो जो टीम मैनेजमेंट से हमारी बात हुई है, दोनों खिलाड़ियों से बात हुई, उनका मानना है कि झगड़ा इस बात पर नहीं हुआ। ये बात जरूर डिस्कस हुई है, ना सिर्फ ओपनिंग को लेकर बात डिस्कस हुई है, बल्कि दूसरी पोजीशन में भी उमर अकमल है, उनकी भी ख्वाहिश है कि वो भी वनडाउन टूर्नामेंट में जाए, वहां पे स्कोर कर सके। कामरान अकमल की भी ख्वाहिश है कि वो भी ऊपर खेले। और अगर आप देखा जाए तो बॉलिंग में भी ऐसा होता है। ऐसे भी कुछ खबरें सिर्फ इस मैच को लेकर नहीं, पहले भी आती रही है कि कोई खिलाड़ी अपनी पोजीशन चेंज कराना चाहते हैं। उस पर मिसबा ने कहा था कि हर खिलाड़ी की ख्वाहिश के मुताबिक ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसको चेंज कर दे रहे। बॉलिंग में भी है कि बादों का उमर गुल माइंड कर देते हैं कि वो सीनियर बॉलर है, उनको सेकंड अटैक क्यों दिया जाता है, नए बॉल से बॉल क्यों नहीं कराई जाती। तो अमूमन इस तरह की डिस्कस मीटिंग में होता है, लेकिन दोनों खिलाड़ी ने डिनाइल किया कि झगड़ा नहीं हुआ, उन्होंने जुमे की नमाज भी पढ़ी है। लेकिन इस बात को लेकर काफी टेंशन में है टीम मैनेजमेंट भी और कुछ खिलाड़ी भी, कि जो बात जो है हमारी ड्रेसिंग रूम के अंदर डिस्कस हुई है वो बाहर मीडिया में कैसे आई, कैसे मीडिया में आ गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह आपका। सरफराज नवाज साहब, आपने सुना, कहा जा रहा है पीसीबी की तो ये बाकायदा प्रेस रिलीज आ गई है कि हमने इंक्वायरी की है और कोई ऐसी बात नहीं हुई जिस तरह की मीडिया में बातें कही जा रही हैं। आप क्या कहते हैं? देखें, ये अभी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पाकिस्तान से शुरू हुई है। जब टीम सिलेक्शन हो रही थी उसमें मिसबाह और उसके बाद हफीज और उसके वाटमोर अपनी अपनी चॉइस रखना चाहते थे। जब टीम वहां गई है तो आप देखें फौरी वहां पे 2 नए फास्ट बॉलर बुला लिए गए। उसके बाद ये आप देखें कि जो टेस्ट मैचेस थे, ठीक है हफीज ने स्कोर नहीं किया, लेकिन मिसबाह ने हफीज को अंडर बॉल किया, तो ऑलमोस्ट बॉलिंग दी नहीं, और जब बॉलिंग दी है और उसने विकेटें हासिल की हैं तो ये इख्तलाफात काफ़ी बढ़ गए थे। और अब आप देखें कि मुझे जो शक पड़ता है कि चेयरमैन पीसीबी ज़कात अशरफ साहब ने इशारा दिया होगा कि वाटमोर की तारीफ करो जब हफीज ने स्कोर किया है और हमने मिसबाह को फारिग करना है। और इसके पीछे मेरा जो ख्याल है कि एक हाथ वहाँ भेजा गया है वसीम अकरम का, जो वाटमोर का दोस्त है, एंड दे प्ले टुगेदर इन लैंकाशायर काउंटी के लिए। उसके बाद दे वर टुगेदर विद कलकत्ता राइडर्स शाहरुख की टीम के साथ, और इनका आपस में गठजोड़ है और ये चीजें कोई इस तरह की नहीं है। जी अच्छा, एक तरफ ये भी कहा जा रहा है, कुछ ऐसी बात भी हुई कि हफीज ने 86 रन 2020 में कर डाले और शानदार उनकी इनिंग्स थी, लेकिन उससे पहले टेस्ट में अगर हम देखें तो 6 इनिंग्स उन्होंने खेली और सिर्फ 43 रन किए। इस बात पर भी बातें हुई हैं। देखें, जो टेस्ट मैचेस की पिचेस थी, उसके बाद वहाँ जो उनके फास्ट बॉलर थे वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन था, और ये जो पिच है इस बार बैटिंग पिच
और इस पे आप जहां मर्जी पे हिट कर सकते, और ये उसको हफीज को सूट की है। लेकिन मिसबा का ये कहना जो सुनने में आया है कि जी आपने अपने लिए स्कोर किया है, लेकिन जब मैं कैप्टन था ये स्कोर नहीं हुआ। और इसमें आप देखें 2-3 ग्रुप बने हुए हैं, मिसबा है, यूनुस खान है, और उसके बाद फिर अजहर अली है, उसके साथ उमर गुल है, ये एक अलहदा ग्रुप है। उसके बाद चेयरमैन का और हफीज का एक अलहदा ग्रुप बना हुआ है। उसके बाद एक ऐसा ग्रुप है जिसको जैसे अहमद शहजाद, ही इज अ गुड प्लेयर, उसने बड़ी परफॉर्मेंस की है, उसको ओडीआई में रखा ही नहीं। हालांकि उसके कैचेस देखें, उसकी परफॉर्मेंस, फिर हफीज ने उसको रन आउट भी करवाया। और हफीज ने एक दफा बयान दिया जो श्रीलंका T20 वर्ल्ड कप था कि मैं नासिर जमशेद को लेके जाना है, और उसको लेके नहीं जाना क्योंकि उसका डर था कि अहमद शहजाद स्कोर करेगा, आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, और शायद हफीज की जगह ना ले ले। तो ये सारे मुझे बताएं, अगर सरफराज नवाज साहब आप जो कह रहे हैं अगर वो सही है, अगर ये ग्रुपिंग है, तो इससे फिर टीम किस तरह से अच्छा खेल सकती है, जबकि इसे मामूल की बात करार दिया जा रहा है कि इस तरह की बातें होती रहती हैं। बल्कि ये खबरें हैं कि हैरानी है कि बात बाहर किस तरह आ गई। देखें जो तलक कलामी हुई है, और सुने कि हफीज ने बैट उठाया मारने के लिए, लोग बीच में आए, और वहाँ तलक कलामी के बाद हालात कुछ कंट्रोल में आए हैं। देखें अगर ऐसी बात नहीं होती है तो ये फिर पीसीबी इंक्वायरी क्यों कर रहा है। अब मैं आपको हकीकत बताता हूँ, मैं चेयरमैन के साथ काफी मीटिंगें मेरी हुई, वो मुझे भी कहता था वो प्लेयरों को लड़ाने का माहिर है। मुझे भी वो कहता था कि मोहसिन खान के खिलाफ उसकी किरदारकुशी करो। उसके साथ उसने फिर, ये आपके सामने की बात है कि अखबारात में और ट्विटर में आया, वसीम राजा ये राजा का बयान जो उसने कहा कि मोहसिन खान इज द ड्रंकन मैन, ही कैन नॉट कोच, वो तो सवेरे चल नहीं सकता। और मैंने इस चीज पे चेयरमैन से इख्तिलाफ हुआ, मैं कहा डर्टी काम मैं नहीं कर सकता। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये काम काफी अरसे से चल रहा है और इख्तिलाफात हैं। बहुत शुक्रिया सरफराज नवाज साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर। उनका ख्याल है कि पीसीबी का ये कहना कि ऐसी कोई बात नहीं, पीसीबी इंक्वायरी की है, वो इसको दुरुस्त नहीं मानते। बहरहाल हकीकत जो भी हो, टीम को एक होकर खेलना चाहिए, तभी जीत कर मैदान से वापस आ सकती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम। ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद जो स्टोरी आपके सामने लेकर आ रहे हैं वो ये रही। पाकिस्तानी बहरिया खुले समंदरों में बैनुल-अक़वामी मशक़ें कर रही है। सलामती को दरपेश चैलेंजेस का तदारुक हो सकेगा? बहरा अरब में पाक बहरिया की 2013 कसीरुल मुल्क की बहरी मशक़ें खत्म हो गई, लेकिन इन मशक़ों ने यह तासुर जरूर जाहिर कर दिया कि पाकिस्तान किसी भी हवाले से गैर महफूज मुल्क है, जिसका सबूत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अजरबैजान, बहरीन, ब्राजील, कनाडा, मिस्र, जर्मनी, इटली, उर्दन, मालदीव, म्यांमार, नाइजीरिया, शिमाली सूडान, ओमान, पोलैंड, कतर, रूस, सऊदी अरब, शिमाली कोरिया, तंजानिया, तुर्कमानिस्तान, यूक्रेन, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत 34 ममालिक की शिरकत है। अमन के नाम पर होने वाली इन बहरी मशकों में चीन, अमेरिका, बरतानिया, तुर्की समेत दुनिया की 12 अहम बहरी कुव्वतें अपने बहरी असासों समेत शरीक हुई, जबकि बाकी ममालिक ने बतौर मुबस्सिर शिरकत की। मशकों की कामयाबी का एक सबूत यह भी है कि हर 2 साल बाद मशकों का यह सिलसिला पाक बहरिया ने 2007 में शुरू किया था, जिसमें 6 ममालिक के जंगी जहाज जबकि 21 ममालिक के मुबस्सिरों ने शिरकत की। 2009 में होने वाली मशकों में शिरकत करने वाले ममालिक की तादाद बढ़कर 27 हो गई, जबकि 2011 में होने वाली मशकों में 11 मुल्कों ने अपने बहरी असासों के साथ शिरकत की। हर 2 साल बाद होने वाली इन मशकों से न सिर्फ पाक बहरिया को रिवायती और गैर रिवायती खतरात के खिलाफ अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाने का मौका मिला, बल्कि इसकी ऑपरेशनल सलाहियतों में भी इजाफा हुआ। इस बार होने वाली मशकों का मकसद स्मगलिंग, बहरी कज़ाकी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ मौसर हिकमत अमली का मुजाहरा करना था। क्या ये मशकें अपना मकसद हासिल करने में कामयाब रहीं? इन मशकों से पाक बहरिया किस तरह से फायदा उठा सकती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वाइस एडमिरल रिटायर्ड जावेद इकबाल। जावेद इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। क्या क्या फायदे होते हैं इन मशकों से? बहुत शुक्रिया जी। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि ये हमारे प्यारे पाकिस्तान का नाम इतने ममालिक में सरबुलंद होता है, और उस पे इन तमाम ममालिक का जब आप होस्ट करते हैं इतनी बड़ी मशकें, तो उन लोगों में आपके ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है। वो आपको कहते हैं कि ये इतने लोगों को ये हैंडल कर सकते हैं, इतने मुख्तलिफ नेवीज़ को हैंडल कर सकते हैं,
और इन इतनी मुख्तलिफ नेवीज़ को साथ इकट्ठा उनकी एक्सरसाइज करवा सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा ऑनर होता है और बड़ा एजाज़ है। और उससे हमें ये फ़ायदा होता है कि ख़ुद हमारी नेवी को, आप देखिए अपने घर में आप मोहल्ले में क्रिकेट खेलते रहें, क्लब में खेलते रहें, लेकिन टेस्ट मैच क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं कि आपको एक इंटरनेशनल सिनेरियो में अपनी वर्थ प्रूव करने का मौका मिलता है। तो इतने सारे जहाज़ों को और इतने मुल्कों की नेवीज़ को कॉमन लेके चलना, उनके साथ कम्युनिकेशन करना, उनको राब्ते में रखना, उनको पूरी एक मशक कराना कि इधर से टेररिस्ट आ रहे हैं या इधर से कज़ाक आ रहे हैं या इधर से हमें ये एरिया सर्च करना है, इस एरिया में आपका ये टास्क है। तो ये एक बहुत बड़ा ऑनर है, बहुत बड़ा एजाज़ है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम दोस्ती की बुनियाद रखते हैं इन ममालिक में, जो आप फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव का एक जो नेवी है ये हिस्सा होती है। और ये एक सिर्फ पाकिस्तान कराची के इर्द गिर्द या गवादर तक महदूद नहीं है। आप देखिए कि ये इंडियन ओशन लिटोरल स्टेट्स जो हैं, यानी कि तमाम जो ममालिक जो के समुद्र के साथ लिंक है, उससे आपका राब्ता बढ़ता है और फिर इसी तरह उनको आप पे कॉन्फिडेंस होता है, आपका इक्विपमेंट नेवी का बिकता है, आपके साथ उनके ममालिक के कई ममालिक दोस्त के फौजी ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा ये मौका है। और पाकिस्तान एक इस मामले में अब से नहीं बल्कि उस जमाने से जब सेंटो और सेटो की एक्सरसाइज होती थी तो पाकिस्तान ने हमेशा नेवी में हर फील्ड में अपना मुकाम हासिल किया। बहरिया के लिए जो चैलेंजेस हैं वो तो जाहिर है मुल्क की दिफा है, लेकिन इस दफ़ा मकसद ये भी था, स्मगलिंग है, बहरी कज़ाकी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इसके खिलाफ कोई हिकमत अमली बनाना। आपको लगता है इन मशकों से कोई फायदा होगा? बहरी कज़ाकों ने तो पाकिस्तानी को भी अगवा किए रखा, यरगमाल बनाए रखा। देखिए, ये आप ये देखें कि ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, यानी सोमालिया का जो टिप है, जहाँ से आप देखते हैं ये पूरी जो बहरी ट्रैफिक है, ये एक फनल की तरह, ये इंडियन ओशन जो है वो आप देखें कि फनल शेप है। तो आप गल्फ से जितना तेल है, 80% तेल जो है वो हमारे गवादर के सामने से गुजरता है। इसी तरह जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, वहाँ से गल्फ ऑफ एडन से और नहर सवेज से जो ट्रैफिक आती है वो वहाँ पे आती है। तो बहरी कुज़ाकों की वजह से जो है हमारी शिपिंग लेन जो हैं वो गैर महफूज हो जाती हैं, जिसके नतीजे में ना सिर्फ के हमारे लोग और शिप्स अगवा होते हैं, बल्कि इंटरनेशनल इंश्योरेंस रेट बढ़ जाते हैं। और इसी तरह जो सेफ्टी है उन लेन्स की वो ख़तरे में पड़ जाती है। और अगर आप इसको देखा जाए कि ये कोई छोटी जगह तो होती नहीं है, समुद्र तो इतना लामहदूद होता है, सुबह शाम उस पर नज़र रखना बहुत मुश्किल होता है। तो उसमें जो कज़ाक हैं वो छोटी छोटी कश्तियों में, जबकि और भी फिशरमैन भी कश्तियों में होते हैं और भी लोग छोटी कश्तियों में ट्रैवल करते हैं। तो ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जिसमें कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपस में जो राब्ता रहे और आप एक दूसरे को कंट्रोल कर सकें, बता सकें, जिसमें शिप से ही नहीं होते हैं, हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट भी शामिल होते हैं। दुश्मन मुल्क जो होते हैं या कोई सोच रहा हो, आपकी ज़ाहिर डिफेंस जो है मेन एम है बहरिया का, उसमें भी ये रेपुटेशन ट्रैवल करती है, अंदाज़ा होता है कि कितने ऑपरेशनल सलाहियत है इनके पास। देखिए, ये जो है जैसे दो पहलवान कुश्ती करने से पहले हाथों में हाथ डाल के एक दूसरे की ताकत का अंदाज़ा लगाते हैं, इसी तरह इन मशकों में जो नेवीज़ हैं वो एक दूसरे की प्रोफेशनल कैपेबिलिटी का अंदाज़ा लगाती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बहरिया ने आज से नहीं बल्कि जब से ये सेटो और दूसरी एक्सरसाइज होते थे, पाकिस्तान अपने इस इलाके में इवन हिंदुस्तान के मुकाबले में भी बहुत प्रोफेशनल रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान नेवी को अगर देखा जाए तो 65 की वॉर में अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद जो दवारका में सोमनाथ पे जो 17 हमले महमूद गजनवी ने किए, तो 18वां हमला जो बहरिया ने किया था उसमें मैं शामिल था। इसी तरह 71 की वॉर में हमारी जो सबमरीन थी उसमें उनको शिप को हंगोर ने डुबोया, और ये वर्ल्ड वॉर के 2 एक क्लासिक सबमरीन एक्शन था जो हुआ। अच्छा, तो आज की बात करें, आप कहाँ देखते हैं पाकिस्तान नेवी को इस वक्त, क्योंकि यहाँ अमेरिका, चाइना बड़ी पावर्स हैं मिलिट्री। देखिए, मैं अभी चाइना की नेवी को, तो चाइना अभी जो है उसको आप इंटरनेशनल वाटर्स में अभी वो इफेक्टिव नहीं है, वो साउथ चाइना सी है, अपने रीजन में है। लेकिन चाइना की जो हमारे साथ दोस्ती है और जो चाइना इस रीजन में उसको आना है और उसके इंटरेस्ट डेवलप हो रहे हैं, तो चाइना ने अभी बहुत कुछ लर्न करना है।
मैं टेक्नोलॉजी के ऊपर नहीं कहता, लेकिन जो है प्रोफेशनली लर्न करना है। तो पाकिस्तान जो है वो चाइना उसको बहुत ही अच्छी दोस्ती और गहरी नज़रों से देखते हैं जी। और पाकिस्तान नेवी भी हमेशा अपने चाइनीज जो हमारे हमपल्ला और हमारे जो दोस्त हैं, हम उनको हमेशा, और अब जब गवादर पोर्ट भी चाइना के हवाले कर दिया गया है तो उसके बाद भी ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बहुत शुक्रिया वाइस एडमिरल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब हमारे साथ थे। मशकों के बारे में हम बात कर रहे थे, बहुत ज़रूरी होती हैं फौजी सलाहियत को बढ़ाने के लिए, और इतने मुल्कों के साथ ये मशक़ें करना पाकिस्तान के लिए यकीनन एक एजाज़ की बात है। मोहम्मद उसामा गाजी को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको नफरतों और औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह।